डोंट वरी। क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, जल्दी बताओ। क्या बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा दिया है ना? बैंकिंग ऑफ रोड सब फिनिश हो गया ना? लिखो कोनिकल पेंडुलम। हाँ, अब हो गए, तुम बात करने में खत्म कर दिया तुमने टाइम, अब उसके क्वेश्चन स्किप। कोनिकल पेंडुलम, हाँ। क्या इसके क्वेश्चन भी स्किप हो जाएंगे ज्यादा बातें करोगे तो? भालो अच्छा। हाँ हाँ, और क्या, एक्सपर्ट। चलो भाई, कॉनिकल पेंडुलम की बात करते हैं। कॉनिकल पेंडुलम क्या है? जैसे मान लो एक पेंडुलम है ऐसे। पेंडुलम जनरली ऐसे ऐसे मूव करता है ना? लेकिन अगर ऐसे पेंडुलम ना मूव करके, पता है कैसे मूव करे? कैसे? देख, ऐसे नीचे एक सर्कल बना के ऐसे मूव करे। ये पता है कैसे मूव कर रहा है? देख, ऐसे घूम रहा है। ऐसे घुमा सकते हैं ना किस चीज को, है ना? लिदा आईडी कार्ड दिखा। ऐसे 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 घूम रहा है, देख। क्या ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है नीचे? ठीक है। तो ये एक तरह का पेंडुलम है। पेंडुलम, पेंडुलम को पेंडुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, या फिर एक ऐसा मोशन करता है जो पीरियडिक है, एक मोमेंट के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है ना? ठीक है भाई। तो ये पीरियडिक मोशन है। अभी ऐसे घूम रहा है, ऐसे या ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इस मोमेंट पर देख, इस मोमेंट पर क्या इसका एंगल यहां पर थीटा है? क्या टेंशन ऊपर टी लग रहा होगा? क्या ये भी थीटा होगा? क्या ये टी कॉस थीटा होगा? क्या ये टी साइन थीटा होगा? क्या ये एम जी होगा? अब देख, टी कॉस थीटा किसके बराबर भाई? क्या एम जी के बराबर? टी साइन थीटा किसके बराबर भाई? एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, ऐसा ही कुछ होगा। तो क्या टेन थीटा, क्या टेन थीटा की वैल्यू आ गई भाई? वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है? अब इसका टाइम पीरियड अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूं? कैसे लिखें? टाइम पीरियड लिखने का तरीका, टी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा, ऐसा ही कुछ है। या ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाय टी। तो यहां पर इसको ओमेगा स्क्वायर आर जी लिख सकते हैं क्या? सही लिखा है क्या मैंने, ये गलत है बताओ? हाँ? क्या वी बराबर आर ओमेगा लिख सकते हैं? तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, देख नीचे जी नीचे आएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, कुछ ऐसा हो गया। ठीक, तो वहां से ओमेगा की जगह देख, यहां पर टाइम पीरियड के फॉर्म में चेंज करता हूं, देख टेन थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, ऐसा हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है जी टेन थीटा बाय आर, है ना? ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाय टी। तो ओमेगा को अगर लिखो तो ये रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ओमेगा इज टू पाई बाय टी। तो टी की वैल्यू अगर लिखोगे तो टू पाई बाय ओमेगा, टू पाई बाय ओमेगा मतलब क्या, आर ऊपर और जी साइन थीटा नीचे, जी टेन थीटा सॉरी, आर ऊपर और जी टेन थीटा नीचे। बात समझ में आई क्या? हाँ। अब देख, ये एल है, ये लेंथ एल है ना, और ये आर है, ये आर है ना? तो आर और एल में कोई तो रिलेशन होगा, या आर और एल में कोई रिलेशन होगा कि नहीं होगा? देख, ये एल है ना, ये थीटा है, और ये आर है। क्या एल का कॉस, एल का साइन थीटा जो है, क्या वो आर के बराबर होगा? तो आर की वैल्यू एल साइन थीटा लिख दे ऊपर, लिख सकते हैं ना? तो टी इक्वल टू टू पाए
आर की जगह लिख सकते हैं एल साइन थीटा अपॉन जी टेन थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं? तो साइन थीटा हटा दिया तो टी की वैल्यू हो जाएगी देख 2 पाए अंडर रूट में एल कॉस थीटा बाय जी। देख टी इक्वल टू 2 पाए अंडर रूट एल बाय जी आता है, वो ये आता है एल कॉस थीटा बाय जी, बस कोई अंतर नहीं है और इसमें, है ना। ऐसे लिख ले टाइम। ठीक है, इसको एक और तरीके से सोच सकते हो तुम, ऐसे सोच सकते हो ये जो एल आए ना, पर इसका ये वाला कंपोनेंट लिख लेना। ये वाला कंपोनेंट कितना है, क्या एल कॉस थीटा है, तो एल टी इज टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, बस एल का ये वाला कंपोनेंट, एल की जगह एल कॉस थीटा बाय जी। ठीक है भाई, सीधा सीधा आ जाएगा। बारिश हो रही है क्या दृष्टिकोण से? ये मिटा दूं क्या? क्या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, टाइम पीरियड लिख सकते हो, सब लिख सकते हो ना? हटा दूं? तेरे को तो दे ही देनी चाहिए टाइम लेके। क्या? चलो भाई, उसके अलावा बात करते हैं एक रोटर प्रॉब्लम की। रोटर मतलब समझते हो क्या होता है? समझ देता हूं। देख, यहां पर एक ब्लॉक है ऐसे, और ये घूम रहा है इसके चारों तरफ। ऐसे मान ले एक 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 टम्बलर है, ग्लास है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल के घुमा दिया मैंने ऐसे, है ना। तो रोटर है, ये घूम रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन है यहां पर कुछ म्यू, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ठीक, और ये ओमेगा से अगर घूमने लगे, किससे घूमने लगे? ओमेगा से घूमने लगे, तो बता इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी क्या? कैसे लिखे बता? क्या एफ एस की वैल्यू एम जी के बराबर हो जानी चाहिए, है ना, और एन की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जानी चाहिए, अगर ये आर है तो, है ना। एन की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, अब एन तो ये होगा ना, तो एन विल वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर हुई बात? अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हो जाना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r, ऐसे हो जाना चाहिए। मतलब n जो है वो सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और जो ऊपरी तरफ लगने वाला फ्रिक्शन है fs, वो mg का काम कर रहा है, तभी तो यहीं पर घूम रहा है। ठीक है भाई, अब इस पर वापस आता हूं, देख क्या मैंने लिखा था कि fs जो है, क्या fs जो है वो mg के बराबर है। अब fs की वैल्यू तो म्यू इंटू एन के बराबर भी होती है। ठीक है, तो म्यू m ओमेगा स्क्वायर r दैट इज इक्वल टू एम जी। क्या m से m कट गया, क्या म्यू की वैल्यू आई, या ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू आई, सी
बाय आर म्यू और इसका रूट, बोल भाई। जी बाय आर म्यू और इसका रूट। तो रोटर अगर कोई घुमाने के लिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से किसी बॉडी को घुमाना है रोटर के अंदर, जिसका रेडियस आर है और जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ओमेगा जो होना चाहिए दैट शुड बी अंडर रूट जी बाय आर म्यू। हाँ ना गिरे जिसमें, है ना, जिसमें सेफली घूम जाए, विदाउट स्लाइडिंग घूम जाए, तो इतना होना चाहिए। रोटर मतलब घुमाने के काम में आता है किसी चीज को। एक चीज होती है डेथ वेल, सुना है क्या? मेरे को देखा था उधर, अभी देख यहीं पे दिखाता हूँ तेरे को, रुक जा, यहीं पे दिखाता हूँ तुझे, रुक जा। टेढ़ा हो गया क्या? सीधा कर देता हूँ, रुक जा। सीधा हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल से। हाँ भाई, कोई कोई ब्लॉक या कोई बाइक, कोई कार, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी यहां पर घूम रही है, क्लियर है? एम मास की बॉडी मान ले, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ये चाहता है कि यहां पर घूम जाए, ठीक? तो बता, ये यहां पर घूमे तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो mg को कंपनसेट करना चाहिए। mg का मतलब एक कंपोनेंट को कंपनसेट करना चाहिए कि नहीं? क्या सोच, यहां पर mg का कंपोनेंट लग रहा होगा mg साइन थीटा, लग रहा होगा कि नहीं? और यहां पर क्या लग रहा होगा? fs लग रहा होगा कि नहीं? और n किस तरफ लग रहा होगा? n ऐसे लग रहा होगा, लग रहा होगा ना? तो n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर, बोल भाई। हाँ, mg cos थीटा के बराबर या नहीं? देखिए इस सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर इस सर्कल में घूम रहा है तो देख n ऊपर की तरफ है, ठीक है? एंगल दिखाता हूं तुम लोगों को, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सोचो सोचो। देख भाई, क्या ये एम जी कॉस थीटा होना चाहिए कि नहीं? और ये एम जी होना चाहिए। सीधा बना देता हूं एम जी थोड़ा सा और, दिखाई नहीं दे रहा? तो बाद में लास्ट में जूम कर देंगे, डोंट वरी। देखिए एम जी लग रहा है ऐसे, ये एंगल लगना चाहिए थीटा, ये तो क्लियर है, ठीक है? हाँ, अबे इंक्लाइन प्लेन ही तो है यार, इंक्लाइन प्लेन ही तो है ये, तुम्हें पता नहीं है ये थीटा होता है एम जी कॉस थीटा, इस तरफ लिखते हैं एम जी साइन थीटा। वही तो कितनी बार बता चुका हूं मैं ये सब। क्या, ये 90 होता है, ये थीटा होता है, तो ये 90 माइनस थीटा होता है, तो ये थीटा हो जाता है, ये तो बता रखा है ना मैंने। तो ऐसे ही ये थीटा हो गया, तो देख ये वाला थीटा होना चाहिए,
है कि नहीं? सीधा होना चाहिए ना, एकदम सीधा नहीं दिख रहा ना ये। फ्रिक्शन तो ऐसे लगेगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये इस तरफ देख एन के कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, और इस तरफ एन साइन। अब इसको जूम कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए। कितना? अब उसकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, और बस अब ठीक है ना यार, और कितना? ये तुम्हारे एक तो नखरे बहुत हैं यार। अब सही है? और कुछ फरमाइश? देख एन कॉस थीटा इस तरफ लग रहा है, एन साइन थीटा इस तरफ लग रहा है। अबे रुक जाओ, बनाना मत अभी, मतलब अभी बनाना मत, लास्ट में बोलूंगा बनाने के लिए। बना दिया तुमने? रुक जाओ फिर। क्या एन कॉस थीटा की वैल्यू mg के बराबर है या नहीं? क्या एन कॉस थीटा की वैल्यू mg के बराबर है? देख इस फ्रिक्शन का भी कॉफिशिएंट आएगा, आएगा कि नहीं? यार वैसे एक्चुअल में ये करा तो मैं रहा हूँ, लेकिन ये है नहीं, मतलब विदाउट फ्रिक्शन वाला है तुम्हारे सिलेबस में। फ्रिक्शन हटा दूं क्या? रुक एक मिनट, मेरे को सिलेबस चेक करने दे तुम्हारे में है या नहीं। विदाउट विदाउट फ्रिक्शन वाला है। अबे बहुत लेंदी हो जाएगा वैसे, करा दूं? हटा देना, हटा देना चाहिए ना। होमवर्क जिसको करना है कर लेना। ठीक है, करना कैसे देख, इसके कंपोनेंट करना इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आएगा एक कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ। फिर एन साइन थीटा माइनस एफ एस, ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, घर से करके लेके आना। ठीक है, देखो ये यहां तक तुम्हारा जो भी सिलेबस है, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, एनएलएम, सब कुछ फिनिश हो चुका है ना? आगे बात करते हैं वर्क पर एनर्जी का, है ना? चलो लेट स्टार्ट विद वर्क पर एनर्जी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। आराम से आराम से।
चलाने को नहीं मिलेगी, दिखाने के लिए सिर्फ। किसके? अरे हो गए उसके सवाल बहुत। तुम पुराने सवाल कर लो, जितने दिए हुए हैं उतने हो नहीं रहे तुमसे। वर्क पावर एनर्जी, 4 से 5 लेक्चर लेंगे हम इसमें, है ना? 4 से 5 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ये छोटा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलो 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 आगे चलो। देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बुलेट बुलेट जो है, बैरल जितना भी ज्यादा, अगर लेंथ ऑफ बैरल जितनी ज्यादा होगी ना, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगा बुलेट का, है ना? वो तब पढ़ाऊंगा जब लास्ट में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दूंगा। समझ रहे हो? हाँ? तेरे लिए ले आऊंगा मैं। और मैं, मेरे मेरे यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये सारी चीजें, बहुत है हमारे पास, बहुत है हमारे पास, बहुत है। तुमसे तुमसे ये चलेगा भी नहीं, खटका नहीं दबेगा तुमसे। मेरे पास वैसे भी खुद हैं, डोंट वरी। या नहीं, घर रहते हैं। अबे यूपी का रहने वाला हूं मैं, पता नहीं क्या तुमको? लाइसेंस की जरूरत नहीं होती उसकी, लाइसेंस की जरूरत नहीं है इन सब के लिए। अच्छा ठीक है, चल वर्क से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वर्क से। कोई बताएगा वर्क क्या है बे? वर्क पर एनर्जी चैप्टर का नाम है, बताओ वर्क क्या है। अरे फॉर्मूला नहीं, वर्क बताओ क्या है। ढंग से कोई बताना, अगर ढंग की चीज बताना चाहते हो तभी बोलना, नहीं तो ये टाइम वेस्ट मत करना अपना। फॉर्मूला नहीं, बताओ मुझे वर्क है क्या, फॉर्मूला तो सबको पता है। खड़ा हो बोल पहले तो। हाँ बोल। उसको वर्क कहते हैं। कोई और बोल रही है, क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ। जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तब उसे फोर्स ही नहीं बोलेंगे, उसे वर्क कैसे बोलेंगे बे? जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसे वर्क बोलते हैं, कैसे कैसे डेफिनेशन हो भाई? फोर्स लगाना पड़ता है उसे वर्क बोलते हैं, अबे तो फोर्स ही तो हुआ ना। ये डेफिनेशन फोर्स की दी, तूने वर्क की दी है। ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स कराने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है उसको वर्क। अबे फोर्स लगाना पड़ता है तो उसको वर्क कैसे कह सकते हैं? वो तो फोर्स हुआ। यार तुम सोच रहे हो क्या, मतलब ये डेफिनेशन तो किसी काम की नहीं हुई ना। और कोई? किसी बॉडी की एनर्जी को चेंज करने के लिए, किसी सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने के लिए, सिस्टम की एनर्जी के चेंज लाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ता है किसी बॉडी के ऊपर? वर्क डन। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक। वर्क डन क्रिएट्स चेंज इन एनर्जी। क्या चेंज करता है ये? एनर्जी में चेंज क्रिएट करता है। समझ में आई बात? ठीक है, एनर्जी आगे बताएंगे जब एनर्जी बढ़ाएंगे। अभी तो वर्क बता रहे हैं ना। वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, आगे पढ़ाएंगे उसको, है ना? वर्क जो होता है, जैसे मान लो तुम खाना खाते हो, एनर्जी मिलती तुमको, मिलती है कि नहीं? ठीक है।
नहीं पता। जिस दिन मेरा मूड खराब होगा ना, सारा पता चल जाएगा तेरे को, एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। सोच ले, मैं मजाक में अभी सही चल रही है क्लास तुम लोगों की, इसलिए बकवास सुन लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत। किस दिन मूड खराब हो गया ना मेरा मूड, रिकॉर्डिंग ऑफ करके कूटूंगा, डोंट वरी। लाइट ऑफ करके। जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे मेरा, उतना ज्यादा क्वेश्चन कम होंगे। हाँ, तो वर्क डन जो है वो एक्चुअल में एनर्जी में चेंज क्रिएट करता है। मतलब एनर्जी के अंदर चेंज लाने के लिए तुम्हें वर्क डन करना पड़ता है। बात समझ आई? तुमने कोई भी खाना खाया, खाना खाने के बाद अगर वर्क डन का अच्छा, तुम कुछ काम करना चाहते हो तो उसकी वजह से एनर्जी रिड्यूस होती है कि नहीं होती है? तुम्हारी खुद की एनर्जी रिड्यूस होती है ना। अगर तुम कुछ काम भी ना करो तब भी तुम्हारे ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, तुम्हारा दिल धड़क रहा है ना, लंग्स जो है उसमें सांस बाहर अंदर ऐसे जा रही है, तो उसकी वजह से, सबकी वजह से एनर्जी तो खत्म हो रही है ना, हो रही है कि नहीं? अच्छा, लेकिन इन सारी एनर्जीज को हम एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं कर पाते। हम सिर्फ कुछ तरह की एनर्जी का चेंज ही कैलकुलेट कर पा सकते हैं वर्क डन से। कैसे? हमें एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो उस फोर्स की वजह से वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में लिख दूं तो दैट इज वर्क डन। क्या है ये? इससे ये पता लग सकता है कि कितना एनर्जी का चेंज क्रिएट होगा। बात समझ में आई? जैसे मान ले ये अभी रुका हुआ था बॉडी, मैंने इसमें फोर्स लगाया, ये चलने लगा, ये चलने लगा, ये एक्स डिस्टेंस चलने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया, अब कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, तो ये चलता रहेगा क्या? क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई? अगर काइनेटिक एनर्जी आई तो काइनेटिक एनर्जी लाने वाला कौन? फोर्स। फोर्स ही है ना। लेकिन सिर्फ फोर्स से काइनेटिक एनर्जी नहीं सकती है, काइनेटिक एनर्जी की वर्क डन से। किससे आएगी? वर्क डन से। मतलब फोर्स के साथ साथ जितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो उतना वर्क डन इस बॉडी के ऊपर करा गया। उस वर्क डन की वजह से इसकी एनर्जी में चेंज क्रिएट हो गया। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और है। बात समझ आ रही है? तो जितना हमने वर्क डन किया, वर्क डन से हम एनर्जी में चेंज क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, लिखो। वर्क डन बाय और ऑन द बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का रिजल्ट है एक्चुअल में वर्क डन। है ना? तो वर्क डन जो है, क्या एक वर्क डन को लिखा जा सकता है एफ डॉट डी एक्स। ये डॉट प्रोडक्ट है। तुम देखो डॉट प्रोडक्ट एफ और डी एक्स का, दोनों का मिलाकर क्या देता है? वर्क प्रोवाइड करेगा तुम्हें। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बात सबको समझ में आती है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर के हिसाब से करने की जरूरत तो नहीं है। डायरेक्टली ऐड हो सकता है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो सकता है स्केलर के तरीके से। अब इसका यूनिट क्या होता है भाई? वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। और क्या है उसके अलावा? आर्ग। है ना? जूल को कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सही लिखा है क्या मैंने, या गलत लिखा है? ठीक है,
और अर्ग क्या है इसका, ये जो ये ऐसा यूनिट है क्या, ऐसी अर्ग एक यूनिट है इसका, जो कि इसका सीजीएस यूनिट है। तो एक जूल बड़ा होता है कि एक अर्ग किसके बराबर होता है? 10⁻+7 अर्ग। 1 अर्ग इज 10⁻⁻7 जूल, है ना। उसके अलावा और भी कुछ होता है क्या? कैलोरी क्या वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है? वर्क की भी यूनिट है। अच्छा पता है कैलोरी मतलब हीट जो है ना, वो पहले स्टार्टिंग में उसको एनर्जी मानते नहीं थे, तो अलग चीज मानते थे, इसलिए उसकी यूनिट अलग दी, पहले कैलोरी यूनिट दी थी उसकी। फिर बाद में समझ में आया कि यार ये तो एक्चुअल में क्या है, ये तो एनर्जी से और वर्क से चेंज हो जाती है। जैसे मानो तुमने पानी रखा, गर्म पानी है, उसके ऊपर कुछ वर्क डन किया, क्या होता है, क्या वो पानी ठंडा हो जाता है? और ठंडे पानी पर वर्क डन किया गर्म हो जाता है क्या? थोड़ा सा हो सकता है ना, थोड़ा गर्म, है ना। तो जो तुमने वर्क डन किया उसकी वजह से क्या उसमें एनर्जी ट्रांसफर हुआ? तो मतलब वर्क डन करने से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो उनको धीरे धीरे समझ में आया कि वर्क डन करने से हीट में भी कन्वर्जन हो रहा है, तो हीट और वर्क डन एक दूसरे से चेंज करे जा सकते हैं। उसके बाद वो जो एक आता है ना, रुक तो जा, हाँ? अरे मैं कुछ और, मैं सुन तो रहा, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, है ना। एक वो वर्क इक्विवेलेंट करके एक चीज आती है, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंट करके एक चीज आती है, आगे जाके पढ़ाएंगे हीट में, है ना। जैसे जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 1 कैलोरी होती है, कितना हो सकता है 1 कैलोरीज? 4.2 जूल, ठीक है। 4.18 होता है वैसे, इसको 2 लिख देते हैं, 4.18 जूल। अच्छा ये यूनिट कहां से है ये कैलोरी वाली? चलो इस बाद में बताएंगे, जब हीट पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है। अच्छा ये जो यूनिट आई है जूल, एक जूल, एक जूल कैसे बोला जाता होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल? 1 जूल का डेफिनेशन लिख पाओगे क्या तुम? अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो उतने में जो वर्क डन, उतने में जो एनर्जी का चेंज क्रिएट होगा, दैट इज 1 जूल। चेंज इन एनर्जी ड्यू टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स in displacing a body one meter in length is called 1 जूल। 1 जूल बोलते हैं अगर 1 न्यूटन फोर्स लगा के किसी बॉडी को 1 मीटर खिसका दिया जाए, है ना। 1 न्यूटन फोर्स लगा के किसी बॉडी को 1 मीटर खिसका दिया जाए, तो मान लो उस बॉडी के ऊपर 1 जूल वर्क डन किया गया है। बात समझ आई? क्या मास से कोई फर्क पड़ता है क्या बॉडी के? नहीं पड़ता है, ठीक है। मास से फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि अगर बड़ी बॉडी हो और छोटी बॉडी हो मेरे पास, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, मेरे को बस कैसे भी करके 1 मीटर खिसकाना है। क्या करना है? 1 मीटर खिसकाना है, तो कितना वर्क डन हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। तो इसमें देखो ऐसे नहीं बोला गया कि 1 किलोग्राम की बॉडी होनी चाहिए, 2 किलोग्राम की होनी चाहिए, 3 किलोग्राम की होनी चाहिए। तुम सिस्टम ऐसा बिठाओ, जैसे मान लो यहां पर मैंने 1 मीटर खिसका दिया इसको, ऐसे 1 मीटर खिसका दिया, क्या इसको खिसकाना आसान है? कि इसको ईजी है खिसकाना, है कि नहीं? और इसको खिसकाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो 1 मीटर फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर अगर किसी भी बॉडी को 1 मीटर खिसका दिया, तो 1 जूल का ही वर्क डन किया है तुमने। समझ गए? समझ गए ना? मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कैसे भी हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है,
डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे करना हो तो हमको तो मुश्किल है थोड़ा। अगर मुश्किल है तो तुम्हें ये नहीं देखना कि, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि 1 मीटर खिसका है नहीं खिसका, कोई बॉडी कितने केजी का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें सिर्फ ये देखना है। बात समझ आई? ओके। अब वर्क डन जो होता है, वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। वर्क डन कैसा कैसा हो सकता है भाई? वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हो सकता है कि नहीं? क्या वर्क डन जीरो तब होगा जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स न लग रहा हो? नेट फोर्स जीरो, हाँ, या नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, दोनों से कोई भी हो सकता है ना। या तो फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, है कि नहीं? या फिर उन दोनों के बीच में एंगल 90 हो, दोनों की कुछ वैल्यू हो लेकिन एंगल कितना हो, 90 हो, तब भी तो जीरो हो सकता है वर्क डन। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी जीरो। पॉजिटिव तो समझ में आता है तुमको, जैसे ये वर्क डन किया है, इस पे फोर्स लगाया ऐसे, है ना, एक मास एम मास की बॉडी थी, उस पर फोर्स लगा दिया ऐसे और डिस्प्लेस कर दिया एक्स, क्या वर्क डन पॉजिटिव आएगा? अच्छा, अगर फोर्स ऐसे लगाया तो और डिस्प्लेस कर दिया एक्स, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अच्छा, वर्क डन अगर फोर्स ऐसे लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस करिए ऐसे, क्या ऐसे हो सकता है कभी कि बॉडी ऐसे डिस्प्लेस कर रही है और फोर्स उस तरफ लग रहा हो सकता है। देख, बॉडी पहले से इस तरफ जा रही थी, हमने उसको रोकने के लिए फोर्स लगाया, तो बॉडी तो इधर ही जा रही है अभी भी, डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ है, थोड़ी देर के बाद जाके रुकेगा, तो फ्रिक्शन अब वर्क डन जो लिखा जाएगा इसकी वजह से वो तो नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एनर्जी के साथ क्या कर रहा है, अब उसकी एनर्जी कम कर रहा है ना। तो नेगेटिव वर्क डन जो है एनर्जी को कम करता है, या पॉजिटिव वर्क डन एनर्जी को बढ़ा देता है। बात समझ में आई? एनर्जी में चेंज क्रिएट कर रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन एनर्जी को बढ़ा दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, नेगेटिव वर्क डन एनर्जी को घटा दे रहा है। क्लियर है? और जीरो वर्क डन कोई एनर्जी में कोई चेंज क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्क डन ही तो एनर्जी में चेंज क्रिएट करेगा। ठीक है। अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, कौन एनर्जी दे रहा है उसको? एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि उसका वर्क डन जो है वो हरदम जीरो आ रहा है। कैसे आ रहा है देख, ये अर्थ, ये मून, क्या अट्रैक्शन फोर्स ऐसे सर्कल में घूम रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशन फोर्स जो है दोनों के बीच में हरदम 90 डिग्री का एंगल, हर मोमेंट पर। अगर 90 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब इसका वर्क डन ऑलवेज जीरो। अगर वर्क डन ऑलवेज जीरो तो एनर्जी का चेंज क्रिएट नहीं होगा, और एनर्जी रिक्वायर्ड भी नहीं होगी इसे चलाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, कोई भी अगर सैटेलाइट ऊपर जब भेजी जाती है, तो सैटेलाइट को के साथ क्या पेट्रोल की टंकी भेजी जाती है कि साथ में घूमती रहे वो? हाँ, एक बार घुमा दो घूमती रहेगी पूरी जिंदगी। बात समझ आई? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वर्क डन जीरो होता है। कितना होता है वर्क डन? जीरो होता है। उस मोमेंट पे ले जाके उसको छोड़ देते हैं जहां पर उसका वर्क डन जीरो हो। वर्क डन जीरो होगा और उसको एक वेलोसिटी दे दी हमने, तो फिर वो पूरी जिंदगी घूमता रहेगा। बात समझ आई? अब हमें पता है कि कुछ कुछ सैटेलाइट हमें ज्यादा वेलोसिटी वाली चाहिए, कुछ कुछ सैटेलाइट कम वेलोसिटी वाली चाहिए, तो हम उसको डिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बात समझ आई? है ना? अगर ज्यादा ज्यादा वेलोसिटी वाली सैटेलाइट चाहिए तो अर्थ के पास, और कम वेलोसिटी वाली सैटेलाइट चाहिए तो अर्थ से दूर, इस तरीके से उसको लॉन्च कर दो। ठीक है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है इतनी? अब देख, यहां का वर्क डन कैसा आएगा, क्या नेगेटिव आएगा? और अगर मैं यहां पर बात करूं डिस्प्लेसमेंट ऐसा, फोर्स ऐसा, तो वर्क डन जीरो। ठीक है। अच्छा, तो एंगल जिस टाइम पर कितना बन रहा है, क्या ग्रेटर देन 90 बन रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, क्या एंगल लेस देन 90 बन रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो एक्यूट एंगल पर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल पर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, और 90 डिग्री पर एंगल मतलब वर्क डन जीरो आ रहा है।
बात समझ आई? वर्कडन की एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुना है क्या कभी? वर्कडन की एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुना है कभी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है बताओ? 1.6 × 10⁻⁻19 ऐसा होता है भाई। ठीक है, तो 1 जूल अगर लिखोगे तुम कितना हो जाएगा? क्या 1/1.6 × 10⁻19 माइनस के, तो ऊपर जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1.6 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻18 × 10/1.6। क्या 1.6 से डिवाइड करेंगे 10 को कितना आएगा? कितना आएगा? क्या 6 पॉइंट समथिंग आएगा? 6.6 × 10⁻। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 जूल इज बेसिकली इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? इसी से बेस्ड पहला क्वेश्चन, बायो बायो का क्वेश्चन है तुम्हारे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, break one bond in DNA is 10⁻⁻20 joule. The value in electron volt is nearly, देखो ये क्वेश्चन है 2020 में। क्या लिख पाओगे? कितना आ रहा है? सोचो सोचो, लिखो। क्या सेकंड? लिखो ना यार, इसको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है सिर्फ, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 10⁻⁻20 मल्टीप्लाई बाय 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19, 6.6 × 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? कितना हो जाएगा? 6.6 × 10⁻+18, और ये कितना हो जाएगा? क्या -2? -2 हो गया ना? तो डिवाइड करोगे तो 0.066 आएगा ना? बी क्लियर है? बी सही है कि नहीं? आगे चले। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन मैंने बता दिया तुमको कैसे करते हैं। करने का तरीका है तुम्हें, अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है वर्क डन, मतलब सॉरी फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, F डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का। ठीक है, और अगर नहीं दे रखा है तो F और dx में कुछ तो एंगल होगा, उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, जैसे मान ले यहां पर एक बॉडी था, उसको मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस करा। ठीक, बॉडी पर फोर्स इस तरफ लग रहा था, फोर्स किस तरफ लग रहा था? इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, और ये 30 डिग्री था। क्लियर है? तो तुम एक काम करो ना, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लिख लो। क्या कर लो? फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लिख लो। क्या सोच इन दोनों के, इसमें अगर वर्क डन लिखोगे तो ऐसे लिखना चाहिए ना हमको, एफ डी एक्स, अगर ये एक्स था तो एफ इंटू एक्स कॉस 30 लिखा जाना चाहिए ना, ऐसा है ना? तो तुम ऐसे भी तो सोच सकते हो ना कि ये जो कंपोनेंट है, क्या ये वही कंपोनेंट है फोर्स का जो एक्स की डायरेक्शन में था, है ना? एफ पैरेलल टू एक्स इंटू एक्स, ऐसा ही तो कुछ है। एफ पैरेलल टू एक्स इंटू, तो फोर्स का कंपोनेंट कर लो एक्स डायरेक्शन में, और मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दो डायरेक्टली। तो एक फोर्स का कंपोनेंट तुम्हें बताइए एफ कॉस 30 और मल्टीप्लाई बाय एक्स। समझ में आई बात? क्या ये कंपोनेंट फोर्स कंपोनेंट पैरेलल टू dx, पैरेलल टू dx है ना? कैसे भी कर सकते हैं, dx का कंपोनेंट कर लें f की डायरेक्शन में, कर सकते हैं ना? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फोर्स का कर लेना ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए।
अच्छा ये बताओ, कोई फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या? वो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या? डिस्प्लेसमेंट करता है, वेलोसिटी करता है, फोर्स? यार किसी भी रेफरेंस से देखोगे, अगर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो हर रेफरेंस से 10 न्यूटन दिखाई देगा, दिखाई देगा ना? क्लियर है ना? तुम देखो, जब एनएलएम में जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, तो फोर्स की कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट वैल्यू आती थी वो दोनों फ्रेम से सेम आती थी, आती थी ना? याद करो, लिफ्ट वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकाली थी हमने, पहले वाले फ्रेम से भी सेम आई, दूसरे वाले से भी सेम आई। मतलब एन तो सेम रहता है किसी भी फ्रेम से देख लो, मतलब एफ तो फोर्स जो लग रहा है वो किसी फ्रेम से, मतलब फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता फोर्स, लेकिन वर्क डन करता है कि नहीं? हाँ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि देख, अच्छा फोर्स नहीं करता, बट डिस्प्लेसमेंट करता है। बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, फोर्स तो नहीं करता लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो करता है, तो इसलिए वर्क डन भी फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आई? तो मतलब अलग अलग फ्रेम से वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आएगी। देख, एक एक कार है, v वेलोसिटीज चल रही है, ठीक है? आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड क्या होगा? अगर मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दूं, एक ब्लॉक नहीं, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा कर देता हूं, वो इस तरफ मूव कर रहा है, कर रहा है, ठीक है? है ना? एफ फोर्स लग रहा है उसके ऊपर और इस तरफ चल रहा है ब्लॉक, ठीक है? आदमी चल रहा है इस तरफ, आदमी मान ले डिस्प्लेस हो गया इसके ऊपर एक्स मीटर, कितना हो गया? एक्स मीटर। तो तुम वर्क डन लिखोगे ना, अगर आदमी के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है, तो लिखा जाएगा वर्क डन ऑन मैन, कार के रेफरेंस से लगाएगा, वर्क डन फ्रॉम कार रेफरेंस विल बी इक्वल टू एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। लेकिन अगर वर्क डन ग्राउंड के रेफरेंस में लिखोगे तो लिखा जाएगा एफ इंटू एक्स प्लस वी टी, एफ इंटू एक्स प्लस, बात समझ आई? वी टी ये चल गया कार, और एक्स आदमी चल गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस वी टी, तो मल्टीप्लाई करो वर्क डन से। तो वर्क डन डब्ल्यू जी का मतलब है ग्राउंड के रेफरेंस में, अगर मैं लिखूं ग्राउंड के रेफरेंस में, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास एफ इंटू एक्स प्लस वी टी। बात समझ आई? चलो कुछ क्वेश्चन करोगे? लिख लो। कितने बजे तक क्लास है हमारी? लिखा? अच्छा ये बताओ, कैन वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एवर बी पॉजिटिव? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से करा गया वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है ना? या हरदम जीरो आएगा?
अब बोल। हाँ हाँ, ग्राउंड, अब तो वो तो कह रहा है कि एवर, कभी हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है नहीं। हाँ, किस पर डिपेंड कर रहा है? अरे मतलब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो मतलब किसी भी पॉसिबिलिटी में वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, यही तो मतलब हुआ ना। कैन एवर भी पॉजिटिव का मतलब क्या, किसी भी पॉसिबल क्या कहते हैं सिचुएशन में पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। देख, अगर इसको ए एस्केलेशन चलाऊं मैं, तो क्या ये ब्लॉक आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ताकि ये दोनों स्लाइड ना करें, है कि नहीं? अगर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा तो एफ एस इस तरफ, और ये बॉडी तो आगे चल रहा है, तो ग्राउंड के रेफरेंस में अगर मैं देखूंगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? क्या पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? हो सकता है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव। नहीं आया समझ? आया कि नहीं? हो सकता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है फ्रिक्शन पीछे लगेगा? अच्छा, ऑप्शन में नेगेटिव है कि नहीं? हाँ हो सकता है स्लाइड कर जाए तो लेकिन स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इस तरफ हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरफ होगा तो पार्टिकल भी इसी तरफ चलेगा, वर्क तो फिर पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव नहीं हो पाएगा। नेगेटिव का कोई सिचुएशन बन सकती? हाँ हो सकता है ना, लेकिन उस टाइम पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? पीछे लगेगा, तब भी नेगेटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव नहीं। हाँ नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा उस टाइम, उस मोमेंट पर नेगेटिव हो जाएगा ना, हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, है ना? आगे चलें। अच्छा, कैन वर्क डन बाय टेंशन एवर बी नेगेटिव? वो तो जीरो ही बोल रहे, जीरो होगा। सबसे बेसिक मॉड्यूल सोचेगा ना, उसी में जीरो नहीं होगा। देख, टेंशन भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। उसी सर्कुलर सोचता रही, गलत कर देगा फिर इसको। बता भाई, कैन एवर बी नेगेटिव और नॉट? अबे कितने सारे क्वेश्चन कराए तुमको मैंने। याद करो, कंस्ट्रेंट मोशन में जो टी डॉट एक्स लिख रहे थे या टी डॉट वी लिख रहे थे, वो नेगेटिव आता था कि नहीं आता था? इट कैन बी नेगेटिव। देख ऑप्शन बताता हूँ तेरे को। एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, और ये 5 kg है और ये 2 kg है, तो मुझे लगता है एस्केलेशन नीचे की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो गया ना? पॉजिटिव हो सकता है क्या? तीनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जीरो हो जाएगा। हरदम डिस्प्लेसमेंट, हरदम डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? टेंशन के। क्लियर होगी बात? फोर्स के हरदम परपेंडिकुलर होगा, तो एफ डॉट डी एक्स करेंगे, कॉस थीटा आएगा कॉस 90 कॉस जीरो, मतलब कॉस 90 कॉस, तो ओवरऑल जीरो। आगे चले। If the magnitude of two vectors are 8 and 5 units and their scalar product is 0, the angle between the two vectors is, बताओ। क्या स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है? तो एंगल कितना होना चाहिए इन दोनों के बीच का? फोर्स है ये, डिस्प्लेसमेंट है ये, बताओ वर्क डन। 6 प्लस
सही लिखा है ना? क्लियर है ना? क्या डॉट प्रोडक्ट कर देना है सिर्फ? फोर्स ये दे रखा है और डिस्प्लेस, ये देख यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर गया, तो माइनस कर दोगे इसको। तो 4 माइनस 2 2, और 7 माइनस 2 4, और ये हो गया मेरे पास, ये डेल्टा एक्स आया, और फोर्स कितना आ जाएगा? तो 6 प्लस 16, ट्वेंटी टू जूल। वर्क डन डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, 600√3/2। अच्छा ये बता दो, बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वर्क डन बाय फोर्स, यहां से यहां पहुंच गया, क्या हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट अलग, एंगल अलग? तो इंटीग्रेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? क्या ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है? मैंने अभी समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट लिख लो जो कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में है, या फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लिख लो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, लिख सकते हो ना? तो डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में, क्या वो ये है? अब ये है ना यार, तो वर्क डन कैसे लिखेंगे? फोर्स N2, इसकी वैल्यू बता, क्या ये आर है? तो आर साइन थीटा, खत्म। सही लिखा है ना यार? ये थीटा है, ये आर है, तो आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो एफ इंटू आर साइन थीटा, खत्म। तो एफ इंटू आर कॉस थीटा ही नहीं होता हरदम, एफ आर साइन थीटा भी हो गया, देख इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अगर ऑप्शन में दोगे ना तुम, एफ आर कॉस थीटा लगा दोगे आंसर, तो तुम्हें वही लग रहा होगा, लेकिन एफ आर साइन थीटा। बात समझ आई? क्लियर? आगे चले, रुक जाऊं, लिख लो। हाँ, कैसे? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देख फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने बताया था कि वर्क डन लिखने के लिए या तो तुम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लिख लो, या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख लो, है ना, और मल्टीप्लाई कर दोनों को, बताया कि नहीं? तो ये देख यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख ले, फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है ना, देख ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये कितना आएगा बता? तो ये आर का साइन थीटा है ना, ये वाला कंपोनेंट, तो आर साइन थीटा इंटू एफ, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख के मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। आगे चले, मैं आगे चले क्या, ये बोल दो, वर्क डन बाय एफ फोर्स, क्या इसका रेडियस आर है? हाँ, अब एफ इंटू आर डायरेक्टली, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख कितना है, अब इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आर है ना, यहां से यहां तक आर है ना, एफ इंटू आर। उस ऐसे लिखेगा तो एंगल भी तो लिखना पड़ेगा ना तेरे को, फिर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसे लिखना चाह रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है तेरे लिए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल आ गया ना अब कुछ,
कितना आएगा देख, ये भी आर ये भी आर, तो ये 45 ये 45 तो ये 45, तो एफ आर एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो लिख ले देख ऐसे, एफ इंटू R√2, ये R√2 है क्या, इंटू कॉस 45 लिख। अबे एफ इंटू आर ही तो आया। तो इससे अच्छा है कि ये समझ डायरेक्टली कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर, तो लिख दे एफ इंटू आर, है ना। ठीक है। अच्छा मैं यहां से यहां तक का पूछता था तुझसे, जीरो। अबे फोर्स इस तरफ है ना, इस फोर्स की वजह से जीरो आएगा, जीरो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इस तरफ ले आता तो यहां पर घुमा के ऐसे माइनस एफ आर, कितना, बात समझ आई। किसी एंगल पर ले आता तो यहां पर, तो ये वाला लेंथ लिखना पड़ता तुमको, लिखना पड़ता ना। ये लेंथ कैसे लिखते, देखिए थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना आता, निकाल लेते हैं अभी तो, खैर देना पड़ेगा उसको ये एंगल, कितने एंगल पर है तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई तुमको, क्या लिखा है मैंने, आगे चले, ये बता दो। ए से भी, यहां से ए से भी, क्लियर है ना यार, एफ इंटू 2R, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2R, तो एफ इंटू 2R। अच्छा बता इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्टेंस डी इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, होमवर्क, वर्क डन निकालना है तुमको, डॉट प्रोडक्ट करके कर लेना, यहां से यहां तक ये भी होमवर्क, यहां से यहां ये भी होमवर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, देख ये तो सेम ही अभी जो पढ़ा रहा हूं वही है। A body of mass इतना is at rest, force of 5 Newton is applied on it, calculate the work done in first second, करो। कितना आंसर आया फर्स्ट सेकंड में, 5/8 जूल, 5/8, सबका आंसर 5/8 आया क्या, क्या एस्केलेशन निकाल लो, और एस्केलेशन निकाल के पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्या 20 kg का बॉक्स है ना, उसमें फोर्स लग रहा है 5 Newton, ये 20 kg है, तो एस्केलेशन कितना आएगा बता, एफ इक्वल टू एम ए 20 × ए, एफ की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा 1/4, एस्केलेशन आया 1/4, अगर एस्केलेशन 1/4 आया, ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ फर्स्ट सेकंड में कितना आएगा, तो एक्स इक्वल टू यू टी, क्या इनिशियली रेस्ट पर था, प्लस हाफ ए की वैल्यू 1/4 इंटू टी स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 1/8, तो वर्क डन कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एक्स, तो फोर्स कितना है मेरे पास, फोर्स है 5 Newton, और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में 1/8, 5/8, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई कि नहीं। Calculate the work done to move a body of mass 10 kg along a smooth inclined plane with constant velocity through a distance 10 मीटर, करो।
या 500 जूल? Calculate the work done to move a body of 10 किलोग्राम along a smooth inclined plane. स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है, तो मतलब फोर्स कितना लग रहा होगा? क्या एम जी साइन थीटा के बराबर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा के बराबर. क्लियर हुई ये बात? और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर. तो लिख लो वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ डॉट डी एक्स विच इज 10. तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? एफ विच इज एम जी साइन थीटा, एम जी साइन 30 इंटू 10. एम जी की वैल्यू कितनी है? मास कितना है भाई? 100. 1/2 इंटू 10, क्या 500 आ गया? क्लियर है ये बात? 500 जूल. समझ आ रहा है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये कर दो. अच्छा सेम है, ये कर दो. कितना? नहीं, गलत. पहली बात तो माइनस में आएगा आंसर, 50 तो नहीं आएगा. सोच लो वापस. काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पूछ रहा है ना. काइनेटिक फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, बॉडी आगे जा रहा है तो नेगेटिव आ गया ना. अबे तो फोर्स के डायरेक्शन में थोड़ी लिखता है तो. अब ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये फ्लोर इज बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. यहां से 50 न्यूटन से इसको पुल कर लिया. क्लियर है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.4. -200 is correct answer. Find the work done by the kinetic friction acting on the block over a displacement of 5 मीटर. ये कह रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का की वजह से वर्क डन लिखना है अगर 5 मीटर इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया गया हो तो. अगर 5 मीटर डिस्प्लेस करा है, ठीक, पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लो. क्या फिक्स वैल्यू होती है? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है? म्यू के इंटू एन. म्यू के की वैल्यू 0.4 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? एम जी. मास की वैल्यू कितनी थी? 10. तो एम जी हो जाएगा 100. कितना आ गया? क्या 40? क्या एफ के की वैल्यू आ गई 40? तो अगर वर्क डन लिखना है तो लिखा जाना चाहिए एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 5 मीटर, और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा भी तो लिखोगे. कॉस थीटा, देख दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है और ये 180 डिग्री. तो वर्क डन कितना आ गया? 200 माइनस के 200 जूल. यार सोचो ना, वर्क जो फोर्स, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये एनर्जी को घटाने की कोशिश कर रहा होगा ना, इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा ना, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा. कैसा आएगा? लिखा? क्या सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, अलग है. फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड आफ्टर रिलीज. ऐसे पकड़ रखे थे ब्लॉक, इनको छोड़ दिया 3 सेकंड के बाद. बताओ कि टाइम इंटरवल 3 सेकंड के बाद वर्क डन बाय टेंशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना होगा? क्या एक्सेलरेशन निकाल लो, क्या एक्सेलरेशन निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकाल लो.
3 सेकंड में कितना डिस्प्लेस करा, 2 किलोग्राम का बॉडी निकाल सकते हो। या इनिशियली यू इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, काइनेमेटिक्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक्स इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। जी की वैल्यू तो, ए की वैल्यू कुछ और आएगी, टी की वैल्यू 3। फिर क्या माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? माइनस आएगा भाई। टेंशन ऊपर लग रहा है, ब्लॉक नीचे डिस्प्लेस करेगा, माइनस आएगा ना। हाँ, अबे वर्क डन तो नेगेटिव आएगा ना। देख भाई एस्केलेशन कितना आएगा इसका, क्या 2g माइनस 1g, मतलब g दैट इज इक्वल टू 3a। क्या एस्केलेशन आया g/3, क्या सही लिखा हुआ है? एस्केलेशन g/3। क्या चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, तो 2g माइनस 1g, क्या g बचा, दैट इज इक्वल टू चलने वाले दोनों ब्लॉक्स 2 + 1 3 इंटू ए। एस्केलेशन आया g/3। इतनी बात समझ आ गई? एस्केलेशन कितना आया, g/3। अब देख इसके ऊपर टेंशन लग रहा है टी ऊपर की तरफ, इसमें भी टी ऊपर की तरफ, टी तो हो जाना चाहिए 2g माइनस टी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू g/3। या टेंशन की वैल्यू आ गई 2g माइनस 2g/3, मतलब 4g/3। 40 किसका आ रहा था टेंशन, मैं गलत आ रहा था। 40 किसका आ रहा था टेंशन? बात समझ आई? टेंशन आ गया 4g/3। अगर टेंशन 4g/3 आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट लिख, एस्केलेशन तुम्हें मिल गया g/3। अगर u इक्वल टू 0 हो तो तुम डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते, 0 + हाफ ए टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू आई 1/2 इंटू ए की वैल्यू g/3 इंटू टी की वैल्यू टी स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या 3 से 3 ये कट जाएगा, तो आ गया 3/2 मतलब 1.5g। एक्स की वैल्यू कितनी आई 1.5g, मतलब 15 मीटर आया ना, 15 मीटर। तो वर्क डन कितना आएगा, टी डॉट एक्स इंटू कॉस 180। देख क्या बॉडी का टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो टी की वैल्यू कितना 40/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर इंटू कॉस 180 -1 कितना आ गया, क्या -200। बोलो भाई। हाँ, -200। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, फिर बाकी बाकी सब घर के लिए। ये बता, a block of mass m is kept on a smooth fixed wedge as shown in the figure. If the block is released, then work done by gravitational force कितना, क्या mg नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना h, तो mgh। वर्क डन बाय mg विल बी इक्वल टू mgh। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, देख mg की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, ये यहां आ जाएगा तो mgh। क्या डिस्प्लेस वर्क वर्क मतलब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख दो, तो mg इंटू h। बात समझ आती है? या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में फोर्स लिख दो, ठीक है। ज्यादातर ऐसे करना कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख देना। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h। आंसर आ गया। चलो भाई, आज की कहानी इतनी ही थी। होमवर्क तो दे दूं? चल ठीक है, पहला वाला कर लो पहले आज। इसमें से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बाकी इससे पहले से जो है वो है। देखो कितने क्वेश्चंस इसमें आए हैं पिछले साल से। 2015 में तो 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, 22 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 23 में 3 क्वेश्चन पूछे। इसका यूज बहुत जगह पर है। एनर्जी कंजर्वेशन का हर जगह यूज आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन यहां से सीखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए।
गुड नाइट।